बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 दिसंबर को सीएम योगी का जब बयान आया था तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि वाकई यूपी में मुजाहरों में तशद्दुद करने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब यह दिखना शुरू हो गया है कि कार्रवाई हो रही है। फिरोजाबाद में 24 और गोरखपुर में तशद्दुद फैलाने वाले 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। एसडीपीआई लीडर तस्लीम रहमानी हिरासत में ले लिए गए हैं। पीएफआई के रियासती सदर नूर हसन को भी हिरासत में ले लिया गया है। रामपुर में तशद्दुद में शामिल लोगों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगा दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में करीब 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस बीच यह भी इंकशाफ हुआ है कि यूपी में सीएए की मुखालफत में तशद्दुद फैलाने की तैयारी में पीएफआई ने दूसरी रियासतों से लोगों को बुलाया था। इसके लिए कश्मीर में फौज पर पत्थरबाजी करने में माहिर लोगों को भी बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने बताया है कि उन्हें पुराने लखनऊ की कई होटलों में ठहराया गया था। इस बीच एनपीआर, सीएए और एनआरसी पर सियासत जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह कह चुके हैं कि एनआरसी पर ना तो कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है और ना ही संसद में। वहीं एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एनपीआर ही बाद में एनआरसी बनेगा। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी डिटेंशन का खेल चल चुका है, शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर सवाल और जवाब, पलटवार यही चल रहा है। यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई एनपीआर को मरकजी हुकूमत इसीलिए लाई ताकि सीएए और एनआरसी के तनाजे से तवज्जो हटाई जा सके। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दिल्ली में भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में तो 1000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई चल रही है और कई लोगों की इमलाक को लेकर के उससे खर्चा वसूलने की बात कही जा रही है। उसके नोटिस भी गए हैं और चौक चौराहों पर भी मुजाहिरीन की तस्वीरें, भीड़ की तस्वीरें लगाई गई हैं और उनकी पहचान हो रही है जो सीसीटीवी कैमरों के जरिए आई है। इस पर हम बात करते हैं। जरा मैं अपनी रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दंगा किया, सजा जरूर मिलेगी। इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सजा जरूर मिलेगी। तशद्दुद से नुकसान किया, इमलाक जब्त करके भरपाई। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि योगी सरकार मुजाहिरी के नाम पर दंगा और तशद्दुद करने वालों पर बहुत सख्ती करने जा रही है। सरकारी इमलाक का नुकसान करने वालों की शिनाख्त करके अब उनसे ही वसूली की जाएगी। शहर में आग लगाओगे तो अपना घर गंवाओगे। सरकारी इमलाक को पहुंचाया नुकसान, हो गई पहचान। तशद्दुद की टेंशन देने वालों पर अब एक्शन। दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल। शहरियत कानून पर सिर्फ अफवाहों पर घर से निकलकर तशद्दुद करने वाले, सरकारी इमलाक का नुकसान करने वाले, जाती इमलाक को आग के हवाले करने वाले, पुलिस चौकी फूंकने वाले, मोटरसाइकिल जलाने वाले, पुलिस की गाड़ियां जलाने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। शहरियत कानून पर तशद्दुद के बाद योगी सरकार दंगाइयों पर सख्त। मुल्जिमीन के घरों पर पुलिस रिकवरी नोटिस भेज रही है। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रिकवरी नोटिस भेजा। मुल्जिमीन को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी। जिन लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, उनमें से कुछ घर से गायब भी हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने तशद्दुद किया है, वो ये समझ लें कि नुकसान की पाई उनसे वसूली जाएगी। यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? तशद्दुद के फौरन बाद योगी सरकार ने एक टीम बनाई जो दंगाइयों की इमलाक जब्त करने की कार्रवाई पर काम शुरू कर चुकी है। इसलिए मुल्क के हक में आज हम ये कह रहे हैं, पुरअमन मुजाहिरे का हक सभी को है, आवाज उठाने की इजाजत सभी को है, लेकिन जो तशद्दुद फैलाएगा, दंगा करेगा,
जाती और सरकारी अमलाक को नुकसान करेगा, उसे तो नुकसान चुकाना ही पड़ेगा। ऐसे दंगाइयों की अमलाक जब्त करके ही नुकसान की भरपाई की जाए और ये सभी रियासतों की सरकारों को तुरंत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त बड़ी खबर से आपको बाखबर कर दें, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। राजीव सातव को बनाया गया है कमेटी का चेयरमैन। वीरेंद्र राठौड़ और वामसी रेड्डी कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस तैयार। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और राजीव सातव को इसका चेयरमैन बनाया गया है। वहीं वीरेंद्र राठौड़ और वामसी रेड्डी कमेटी के मेंबर होंगे। इस वक्त आसिफ इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, ब्यूरो चीफ है हमारे। आसिफ, जानना चाहेंगे आपसे, दिल्ली में कांग्रेस तैयार असेंबली इंतखाबात के लिए, क्या कुछ हिकमत अमली है? बिल्कुल, देखिए इमरान, बिल्कुल आप, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, बहुत नजदीक से आप भी कवर करते हैं, तमाम चीजों को समझते हैं। अब दिल्ली चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी अब तैयारियों में जुट गया है। लगातार डीएम, एसपी, एसडीओ की बैठकें हो रही हैं। तमाम चुनाव के अधिकारी जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से अब तैयारियों में अपनी तैयारियों को अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले अब कांग्रेस चाहती है कि मानसिक बढ़त लेने के लिए, इसीलिए सबसे पहले उसने स्क्रीनिंग कमेटी घोषणा कर दी। तमाम उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तैयारी 17 सीटों पर है उसकी, कांग्रेस पार्टी की। तो इसी में जोड़कर देखा जा रहा है कि आज जो कमेटी बनाई गई है उसमें राजीव सातव गुजरात के प्रभारी हैं और महाराष्ट्र के एक एमपी रहे हैं, तो वो उनको बनाया गया है। और वीरेंद्र राठौड़ क्योंकि हरियाणा के हैं, वो बिहार में अभी सह प्रभारी हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और तमिलनाडु के जो तीसरे शख्स हैं वो तमिलनाडु के हैं, उनको भी ये लोगों की टीम बनाई गई है। सुभाष चोपड़ा होंगे, पीसी चाको होंगे और एक कुलजीत नागर होंगे। तो ये लोग की टीम बना दी गई है इमरान, और इन लोगों की जिम्मेदारियां अभी बांट दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अपने उम्मीदवारों का चयन हो, चाहे मसले हो, उसको लेके आगे बढ़े। इमरान, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आसिफ इकबाल, हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल बता रहे थे, दिल्ली में कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और अब वो आगे देखेगी किसको टिकट देना है, कैसे क्या करना है, उसको लेकर के हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीए को लेकर के वजीर दाखिला अमित शाह ने भी आज कहा है कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सीएए को लेकर के, और ये कांग्रेस, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की क़यादत में टुकड़े टुकड़े गैंग को दंड देने का वक्त आ गया है, सजा देने का वक्त आ गया है, ये उनका कहना है। और इस बीच ममता बनर्जी 6वें दिन भी आज कोलकाता में इसको लेकर के मुजाहरा कर रही हैं, वो भी सड़क पर उतरी हुई हैं और लगातार उनका कहना है कि उनका हल्ला बोल जारी रहेगा और वेस्ट बंगाल में वो एनआरसी को नाफिज नहीं होने देंगी। इस बीच एनपीआर को लेकर के भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उस पर बयान दे रहे हैं। चलिए इस पर हम बात करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सख्त कार्रवाई मुजाहिरीन जिन्होंने तशद्दुद किया था उन पर जारी है, कैसे देखा जाए। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्ढा साहब हैं, आइन के बड़े जानकार हैं आप। अक्सर जब भी आइन से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो आपको मैं रखता हूं। देश में जो गिने चुने आइन के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनमें से आप एक हैं। जयराम विप्लव, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर, इस वक्त मेरे साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त है ऋषि मिश्रा जी, सीनियर सहाफी हैं। साथ में राहुल लाल जी भी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संजय चड्ढा जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ कार्रवाई चल रही है। 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था तो शायद बहुत सारे लोगों को यकीन न हुआ हो कि ऐसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है, तशद्दुद ना करें लोग, इसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब वाकई कार्रवाई हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर पहचान की जा रही है और भी जो तरीके हैं, ये कानूनी रूप से कितना सही है और इसको लेकर के इसको कैसे देखा जाए? देखिए, एज फार एज द जो लीगल प्रपोजिशन है, कानून हमारा इस चीज के लिए हमें पूरी देता है, इजाजत कि आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे बड़े खुलासे के साथ ये लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी कोई डिस्टर्ब करता है, छेड़ता है, तोड़ता है, अटैक करता है, तो 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। और अगर लेथल वेपन के साथ ये एक्टिविटी करता है तो 10 साल का जुर्माना भी हो सकता है। पहली बात।
अब ये एक्ट 84 में आया था, उसके बाद 2007 में, ये 2 मिनट लूंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना जबरदस्त एक्ट है, प्रोविजंस हैं, लेकिन इसमें काम नहीं होता, कोई भी आदमी पनिश नहीं होता, कुछ एक केसेस चलते हैं। एक कमेटी बनाई, केटी थॉमस एक्स जज थे उनके और फली नारिमन साहब के साथ मिलके एक कमेटी बनाई गई, और उसमें उस कमेटी ने कहा कि इसको कैसे करें कि जिससे कि ये सब चीजें सही तरीके से चलें। तो पहली उसकी सिफारिश थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर हो जाएगा। होता यह है कि जो स्टेट है अगर किसी आदमी को पकड़ता है तो उसी को बताना पड़ता है कि इसने किया है क्राइम, इसको आप वो करिए पनिश। जैसे रेप जैसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। कितना हीनियस क्राइम है ये भी कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने की बात कही गई, पहली चीज। दूसरी चीज कि बहुत सख्त से सख्त सजा की बात की जाए, और तीसरी चीज कंपनसेशन भी लिया जाए। अब मैं इसको आज, और इसके अलावा एक छोटी सी चीज और कि आईपीसी में भी मिसचेफ का, ट्रेसपास का, तोड़फोड़ का, इन सब की सजाएं पहले से व्याप्त हैं, दी हुई हैं, वो भी लगेगा यहां पे। तो काफी सख्त हमारे जो वो हैं प्रोविजंस वो उसमें लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो मैं आपको लेकिन एक सवाल जो मन में आ रहा है वो मैं पूछना चाह रहा हूं अपने आप से ही कि ये हमने आज तक इसकी देखा कम है कि ये ऐसे नोटिसेस लगे हैं और ऐसा हुआ जा रहा है। आपको मैं 2-3 इंसिडेंसेस कह रहा हूं, अगर यही लगाना है, मैं किसी भी तरीके से कोई चीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, अगर इस तरीके का प्रोविजन लगाने तो क्यों नहीं ये जाट एजिटेशन में जाटों से वसूल के दिखाए ये सरकार, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों नहीं मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, फसाद हुए, वहां पे लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति चली, क्यों नहीं उसके लिए साहब आपने ये चीजें पेश की? क्यों नहीं उनके जो अभियुक्त हैं उनसे वसूली करी? अब आपको मैं एक और चीज फर्दर बता रहा हूं, ये क्या होता रहा है आज तक, क्या होता रहा है। और ये पार्टी की सरकार थी, हालांकि उस वक्त आप भी जानते हैं 2013 की बात है। मैं एक और अहम बात डॉक्टर साहब बताना चाहूंगा आपको। क्या है वो अहम बात? क्या पिछली इसी सरकार ने मुकदमे वापस नहीं लिए? इस तरीके का ये रिवायत रही है। तो जब आप अपने आप से संजय चड्ढा जी ये सवाल करते हैं तो आपको अपने आप से जवाब क्या मिलता है? मेरे को जवाब ये मिलता है जो बड़ा दुखदाई है कि कहीं ये कुछ गिने चुने लोगों के खिलाफ ही तो कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी एक, मैं बड़ा स्पेसिफिक होकर कह रहा हूं क्योंकि आज मुसलमान वहां पे इन्वॉल्व है, क्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही है? अगर है तो लॉ तो सबके लिए बराबर है। क्या लॉ आज किसी के लिए अलग हो जाएगा और किसी के लिए फर्क हो जाएगा? मैं बड़ा स्पेसिफिक और खुले तौर पे कह रहा हूं इस बात को, और बड़ा दुख होता है अगर ऐसा है तो। अब अगर ये स्थिति है तो गुनाहगार या एक्यूज हैं वो मुस्लिम है तो भी, अगर वो हिंदू हैं तो भी आपको यही कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जयराम विप्लव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल संजय चड्ढा जी ने उठाया, एक तो उसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि एनपीआर पहला कदम है एनआरसी के लिए, तो क्यों ना फिर इसको एनआरसी से जोड़कर देखा जाए। ये तो सच है, देखिए ये तो लिखा हुआ है, अभी आपने जो लिखा हुआ है उसको तो मिटाया नहीं है कि एनपीआर पहला कदम है एनआरसी के लिए। बोलना अलग बात होती है, ये पहले से है, अब या तो उसको आप हटवाइए, ठीक है। और यहीं से कंफ्यूजन एक और नया क्रिएट होता है जब आपने ये एनपीआर का शोषा छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। और संजय चड्ढा जी ने जो बड़ा और गंभीर सवाल उठाया है उस पर भी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यू। देखिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं है, कंफ्यूजन कुछ लोगों के मन में है जिनका वोट बैंक इन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है। उनको लगता है कि कहीं उनके हाथ से बाजी खिसक नहीं जाए, तो उनको ये कंफ्यूजन को बरकरार रखना चाहते हैं, वो बार बार इन चीजों को कर रहे हैं। मैं पहले आता हूं चड्ढा जी की बातों पर, जो आपने सवाल उठाया। इन्होंने कानून का हवाला दे करके बताया कि इसकी पूरी इजाजत है। और आप देखिए कि एक साफ चीज होनी चाहिए देश के अंदर कि जब भी कोई अपराध घटित हो और उसमें ना तो पीड़ित का और ना ही अपराधी का जाति और धर्म नहीं देखना चाहिए। चलिए ठीक है, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आज अगर सरकार ने इसकी शुरुआत की है, और वो यूपी से ही सही, वो योगी जी से ही सही, वो एक कड़े प्रशासक माने जाते हैं, उन्होंने अगर इसकी शुरुआत की है तो वो स्वागत योग्य कदम है। देश भर में उसकी सराहना भी हो रही है, क्योंकि एक तरह से आप देखिए कि ये हालात को किस कदर बिगाड़ने
करने की कोशिश है। अगर आगजनी हो रही है, बसों में आग लगा रहे हैं, लेकिन सर दुकानों में आग लगा रहे हैं सर, कितने लोगों की जाने जा रही हैं, उनके मानवाधिकारों का क्या होगा? अपने जवाब दे दीजिएगा। यहीं से अगर शुरुआत होती तो असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते रहे हैं कि हमें सरकार की नीयत पर शक है, हमें चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, मतलब आप लोगों की नीयत पे दरअसल शक है। वो ये बात कहते रहे, उसका क्या जवाब देंगे? ठीक है, अच्छी शुरुआत है, आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देश की संपत्ति है, बर्बाद ऐसे थोड़ी ना होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उन्हें नीयत पर शक है आप लोगों की। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को नीयत पर शक है, वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। उनको अपने भीतर झांकना चाहिए, जब वो और उनके भाई किस प्रकार के बयान देते हैं देश में आग लगाने वाली, उन बयानों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और वो जेल होकर के भी आए, और पूरा हंगामा किस तरह का पूरे देश भर में हुआ था। तो उनको अपनी कथनी और करनी को देखना चाहिए। वो बार बार आइन की बात करते हैं, बार बार संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनका हर एक बयान स्वयं में गैर संवैधानिक है। वो सारी चीजों की बात करते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, आप ये कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? एनपीआर क्या देश में पहली बार हो रहा है? 2004 में इसका प्रोविजन लाया गया, 2011 की जनगणना से पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ। और सीएए को लेकर के उसके भी सारे प्रावधान और सारे नियमों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तब भी कई बार, और नागरिकता कानून में 2004 से 2013 तक ओवैसी भी उसी सरकार का हिस्सा रहे थे कहीं ना कहीं। आज आप देखिए ना, वाम दल उस सरकार का हिस्सा थे। प्रकाश करात ने क्या चिट्ठियां लिखी थी 2011 में, ममता जी जब विपक्ष में थी क्या चिट्ठियां लिखती रही, किस प्रकार से मनमोहन सिंह जी 2003 में 3 दिसंबर को खड़े होकर के आडवाणी जी से क्या गुहार लगा रहे थे, और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका क्या कमिटमेंट था पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर के। तो ये तो अपने अतीत में उलट करके देखिए, जब सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने एनपीआर का भी प्रोविजन किया। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिसंबर 2004 को बदलाव लाया नागरिकता कानून 1955 में, और उसमें 14A के अंतर्गत वो बात करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की भी बात करते हैं। लेकिन चूंकि उनको अपने वोट बैंक को ये नहीं बताना था, इसलिए वो केवल कागजों में बात करते रहे, कभी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमने आज कार्रवाई इल्जाम लग रहा है ना विप्लव साहब, आप लोगों पर यह इल्जाम लग रहा है कि एनपीआर को केंद्र सरकार इसलिए लेकर आ गई 2 दिन पहले ताकि सीएए और एनआरसी के के चलते जो हालात बने हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, उससे तवज्जो हटाई जा सके। ये जो शोषा आपने मारा है ना, ये इसलिए मारा है, आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही आए, समझ में आ गई आपको। ये सुन लीजिए सर, ये सत्य इल्जाम लगाने वाले लगाए, लेकिन सत्य और तथ्य को नहीं जुटला सकते। 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, आप 2 दिन में कैसे कर रहे हैं? दूसरी चीज, अभी जनगणना होने वाली है, जनगणना से पहले पिछली बार भी एनपीआर की एक्सरसाइज हुई थी, और एनपीआर में जो जानकारी मांगी जा रही है, वो जानकारी मांगने का हक सरकार को है। आखिर जब लोगों के लिए योजनाएं बनानी है, देश अपने आप को तैयार कर रहा है, उसमें एनपीआर भी आवश्यक है। आप इस प्रकार का भ्रम क्यों फैला रहे हैं विपक्ष के लोग कि एनपीआर एनआरसी की एक्सरसाइज, एनआरसी भी है, एनआरसी भी जब होगा, मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, एनआरसी जब आएगा उसके प्रावधान आएंगे, संसद में बहस होगी, बिल पारित होगा, उस पर चर्चा कर लीजिएगा। आज ये मुसलमानों के भीतर भय बैठा आरएसएस, भाजपा और मोदी जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी उनका वोट बटोरने की एक्सरसाइज कर रही है, और वो एक्सरसाइज कामयाब नहीं होगी। आप बोलिए। ऋषि जी देखिए, आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। कारगिल जंग के बाद ऋषि जी एक कमेटी बनी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी। उसने कहा था, साल 2000 की बात है, कि सिफारिश थी उसकी कि पूरे मुल्क में शहरियों की आबादी का एक रजिस्टर बनना चाहिए, जिससे कि जो सुरक्षा है देश की वो तय हो सके, देश की हिफाजत के नजरिए से सही है। तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो जाती है? और अगर ये उस दौर की कवायद है, इसको इस दौर में नाफिज किया जा रहा है, तो क्या दिक्कत आपको हो जाती है? और उसमें भी तो साफ किया गया है कि माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम
नाम और उनका एड्रेस नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछ भी लिया जाएगा तो बताने की आपको अगर इच्छा नहीं है तो नहीं बताना है। अब असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस या दूसरे लोग जोड़कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनआरसी की तरफ दूसरे ढंग से जाने की एक कोशिश है, तो मैं इसको कैसे समझूं? क्योंकि मिल्लत भी गुमराह हो रही है, कौम भी गुमराह हो रही है, फिर एक खौफ बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चड्ढा साहब ने जो कहा, पहले मैं वहां से शुरुआत करता हूं। देखिए, समावेशी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको करोड़ों लोग देखते हैं। मेरा ये मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन उसका माध्यम अहिंसात्मक होना चाहिए। कोई भी लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसका रास्ता सिर्फ जेल है, उसको जेल भेजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री, आप योगी जी की प्रशंसा हमारे विप्लव भाई कर रहे थे, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन 16 दिसंबर का घटना मैं बताता हूं। झारखंड का जमतारा एक विधानसभा है, वहां से फुरकन अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। योगी जी एक मुख्यमंत्री हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। क्या कहते हैं योगी जी? अंसारी जीतेगा तो अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा। ये क्या कर रहे थे वहां पे? ये क्या कर रहे थे? इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आप वहां मुख्यमंत्री होकर पोलराइजेशन करने जा रहे थे। तो एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में जो दंगा करते हैं उसको जेल भेजते हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी जामतारा, झारखंड के जामतारा में क्या करते हैं कि अंसारी जीतेगा तो मंदिर नहीं बनेगा। ये क्या हो रहा है? देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये बयान क्या शोभा देता है? एक बात। दूसरी बात, सीए की बात तो आप लोग कर रहे हैं, एनआरसी की बात कर रहे हैं, एनपीआर की बात कर रहे हैं। एनपीआर पे कल भी मैं इस चैनल पे डिबेट पे था, मैंने जो बात रखा आपको मालूम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने भी यहाँ समीक्षक हैं, समावेशी समीक्षा करें। चंद्र कुमार बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उन्होंने क्या कहा है सीए पे, क्या कहा है? आज दिलीप घोष ने क्या कहा, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने? दिलीप घोष ने कहा है कि एनआरसी अभी हम लोग नहीं लेके आएंगे। तो देश को आप कंफ्यूजन के स्टेटस में क्यों रखना चाहते हैं? तो हमेशा कंफ्यूज करना चाहते हैं। मैं कंप्लीट कर, ऋषि जी अरे मैं बोलता हूं, अरे मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, आरती उतारूंगा, आरती उतारूंगा, अभी आरती उतारूंगा, अभी नंगा करूंगा, चिंता मत करो, अभी यही नंगा करूंगा की बात है, पार्टी कर रही है, अभी आरती उतारूंगा। अरे इमरान भाई मैं बोलूं, इमरान भाई मैं बोलूं, मैं बोलूं, प्रश्नों का सुन तो लीजिए, सुनना सीखिए ना, मैं आऊंगा। योगी जी यूपी झारखंड नहीं जा सकते हैं, आप डिसाइड करेंगे झारखंड योगी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सुनिए मेरी बात। तो मेरा ये सवाल है, इमरान भाई आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपका भी व्यू यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि क्या संवैधानिक पद पे बैठे लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? कहेंगे झारखंड में जाके अंसारी जीतेगा तो मंदिर नहीं बनेगा अयोध्या में? ये कौन सा बात? आइए ना, सुनिए, विषय पे आ रहा हूँ, बताइए, बोलने नहीं दोगे? कार्रवाई का बताओ ना भाई, दर्शक भी देख रहे हैं। लीजिए ना, बोलने तो कार्रवाई गलत है या सही है? उन्होंने शुरू में कहा कि कार्रवाई सही हो रही है, उन्होंने कहा ना कार्रवाई सही हो रही है, कार्रवाई सही हो रही है। ऋषि मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सख्त कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है, अच्छी बात है, सैल्यूट है इसकी। बस बात हो गई। संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे तो क्या ये सही है? हाँ या ना? इमरान भाई आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। दूसरा, चंद्र कुमार बोस के बयान पे क्या इनका रुख है? जहां तक एनपीआर की बात है, तो कल ही मैंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह के बयान को, उस बयान को मानूं या वर्तमान गृह मंत्री का बात मानूं? आप बता दीजिए दोनों में से किसका बयान मानूं मैं? किसका? आप वर्तमान गृह मंत्री का बयान मानिए ना, ये इस वक्त मानूं या वर्तमान की सरकार है। ऋषि मिश्रा जी, आप पुरानी तारीखी क्यों नहीं करके लेकर आते हैं? देश से माफी मांगेंगे? नहीं, क्यों माफी मांगे? नहीं, जयराम विप्लव, आप इनको जवाब दीजिए, फिर राहुल लाल जी के पास। नहीं, राहुल गांधी पे आ गए। नहीं जयराम विप्लव, आप मुझे राहुल इमरान भाई मेरा ये कहना है, देश में बीजेपी पे जब भी सवाल उठता है ये सोनिया राहुल के पीछे छिप जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पीछे छिप जाते हैं। ठीक है, अरे ये आदत छोड़ दीजिए। राहुल जवाब दीजिए, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। मैं आपसे इतना पूछता हूं, कल से ऋषि मिश्रा जी मेरे ही प्रोग्राम में आज भी वो कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 9 बार कहा गया, आए थे कल, ट्वीट किए थे कि, और उसको लेकर के, और खासतौर से आप क्या कहेंगे? मानना किस बात को चाहिए? जल्दी बताइए, फिर मैं ब्रेक लूंगा।
जो आज कार्रवाई हो रही है जिस चीज को लेकर के उस पर साफ साफ बात करें। राजनाथ सिंह के बयान पे अरे सुन लीजिए ना, ड्रामेबाजी मत करिए। ड्रामाबाजी आप करते हैं जनता के साथ। नीतीश कुमार ने सही कहा था, भारी झूठा पार्टी भाजपा, भारी झूठा पार्टी। झूठ बोलिए, झूठ बोलने में तो पीएचडी कर रखे हैं। जवाब तो सुनिए, पीएचडी कीजिए, एक और सब्जेक्ट पे कर लीजिए, गुमराह पे भी कर लीजिए। झूठ पे तो पीएचडी करना चाहते हैं, गुमराह पे पीएचडी। बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे जयराम सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मुझे दो चीजें आई हैं, सीएए और एनपीआर। उसके प्रावधान क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ना कि जो भविष्य में आने वाला है। जो भविष्य एनआरसी का पहला कदम है, ये उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कह चुके हैं सर, वो उसी को आप क्लियर कर दीजिए। और अब मौजूदा वजीर दाखिला और वजीर आजम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप बताइए क्या हम सही माने? एनपीआर 2003 जो गृह मंत्री जी ने अभी माननीय अमित शाह जी ने कहा, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो 2003 में लिखा हुआ है, नागरिक संशोधन 2003 एक्ट में लिखा हुआ है, एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है। अच्छा, वो कुछ तो साहब वो राजनाथ जी से क्यों पूछ रहे हैं 2003 में किसकी सरकार थी? जवाब किसकी सरकार थी? किसी सरकार इस पर हम और बात करने के लिए